हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कन्हैया कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज आइए हम लोग एक जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज का, उस पर हम कुछ बात करते हैं। और इसमें हम आज बहुत ही बेसिक पॉइंट्स लिए हैं, डेट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है ना। एक्चुअली पास्कल्स लॉ जो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, इसमें कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग सीरीज की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है आप समझिए, हम जो आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। जनरली आप बात करेंगे कि पास्कल्स लॉ, किसी से आप पूछेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या है, तो सबसे पहले वो बात करेगा कि पास्कल्स लॉ जो डिफाइंड होता है दैट इज फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड। दैट इज करेक्ट, वो रॉन्ग नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पे आपको बात करेंगे कि सिर्फ स्टैटिक नहीं, हम नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी बात करते हैं पास्कल्स लॉ का। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस होता है कि जो फ्लूइड, नॉन स्टैटिक फ्लूइड जो है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस डिफाइन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उस केस में हम नॉन स्टैटिक फ्लूइड में भी पास्कल्स लॉ को वैलिड कर सकते हैं। वहाँ भी वैलिड पास्कल्स लॉ जो है वो क्या होता है, वैलिड होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से हम आपको बात कर रहे हैं कि जनरली जब हम पास्कल्स लॉ की बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि पास्कल्स लॉ वहाँ पे डिफाइंड होता है, वहाँ पे वैलिड होता है जहाँ पे फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक है। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम लोग नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी पास्कल्स लॉ को वैलिड करते हैं। कब? जब वहां पे फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब वहां शियर स्ट्रेस नहीं हो। बात समझ में आ रही है ना। तो इस चीज को हम देखते हैं कि कहां पे नॉन स्टैटिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, और वहीं पे हम यूज करेंगे किसको, पास्कल्स लॉ को, जब हम बात करेंगे नॉन स्टैटिक फ्लूइड का। स्टैटिक में तो यूज होता ही है, नो डाउट, वो तो हर कोई जानते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड है तो वहां पास्कल्स लॉ हम यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपको स्टेटमेंट इसका लिखते हैं और फिर हम आपको डिस्क्राइब करते हैं बेटर वे में। ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका स्टेटमेंट बोलता है कि इट स्टेट्स दैट, जो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, हम पहले वो आपको डिफाइन कर रहे हैं। इट स्टेट्स दैट intensity of pressure for a static fluid is transmitted है ना। States that intensity of pressure for a static fluid is transmitted equally in all direction, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तक स्टेटमेंट हर किसी को पता रहता है और कॉन्सेप्ट भी यहाँ तक हर किसी को पता है कि एक स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा वो x/z सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। इसलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन उस कंडीशन में आता है जब हम बात करते हैं कि ए पास्कल्स लॉ जो है वो नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी वैलिड हो जाता है। कब? जब फ्लूइड का शियर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट हम ये बात करते हैं कि इट इज also valid for non-static fluid which have zero shear stress, ये वहां पे भी वैलिड होता है ना। ये आपका इट इज आल्सो वैलिड फॉर नॉन स्टैटिक, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे,
जनरली आप पूछेंगे किसी से तो लोग यही बोलेंगे कि पास्कल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पास्कल्स लॉ है जो कि नॉन स्टैटिक फ्लूइड में भी आपका यूज होता है, लेकिन कब? जब वहां पे आपका फ्लूइड जो है वो शियर स्ट्रेस उसका क्या होता है? जीरो होता है। या फिर हम ये बात करें कि जब मेरा फ्लूइड बॉडी एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है, मतलब कि एक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम जो है एक साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पे क्या है कि दो लेयर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन नहीं होता है। क्या हम बोले कि एक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम एक साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो दो लेयर के बीच वहां पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन नहीं होता है, मतलब वहां पे दो लेयर के बीच कोई वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आता है, मींस वहां पे कोई शियर स्ट्रेस डिफाइंड नहीं होता, मतलब फ्लूइड डिफॉर्म नहीं होता है। वो क्या करता है? तो एक पूरा कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम एक साथ डिस्प्लेस होता है, तो उस केस में भी हम लोग पास्कल्स लॉ को वैलिड करते हैं। अभी हम और भी आपको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस पॉइंट में कहीं किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होता है। दिस इज वेरी सिंपल कि स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर का इंटेंसिटी है वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। क्लियर? यहां पे प्रॉब्लम्स होता है कि दिस इज आल्सो वैलिड फॉर नॉन स्टैटिक फ्लूइड व्हिच है जीरो शियर स्ट्रेस, है ना। तो देखिए, आइए ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट कहां पे कैसे डिफाइन होता है, समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। हम जब आपको स्टैटिक फ्लूइड स्टार्ट करते हैं वहां भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं कि सपोज दैट ये मेरा कोई एक कंटेनर है ना, हम इस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो क्योंकि कंफ्यूजन तो यही होता है, तो हम इस पॉइंट को आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि दिस इज आवर कंटेनर, एक मेरा क्या है? कंटेनर है, ठीक है ना। अब इस कंटेनर में मेरा कुछ लिक्विड होगा, कुछ फ्लूइड होगा, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि इसमें कुछ आपका फ्लूइड है, ठीक है, इसमें आपका कुछ फ्लूइड है। क्लियर है? क्लियर है। अब अगर मेरा कंटेनर रेस्ट में है, अगर मेरा कंटेनर रेस्ट में है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर मेरा कंटेनर जो है वो रेस्ट में है। अगर मेरा कंटेनर रेस्ट में है मतलब एक फ्लूइड भी क्या है? रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब फ्लूइड मेरा कैसा है? स्टैटिक है, स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे तो पास्कल्स लॉ वैलिड होगा, पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई टेंशन ही नहीं है, पास्कल्स लॉ का डिफिनीशन ही यही है। लेकिन अगर मेरा कंटेनर रेस्ट में नहीं है, अगर मेरा कंटेनर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं फिर समझिए कि अगर मेरा कंटेनर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस केस में क्या जो मेरा फ्लूइड है वो स्टैटिक है? तो नहीं। अब हम फ्लूइड को स्टैटिक नहीं बोलेंगे, अब फ्लूइड तो मेरा मूव कर रहा है ना कंटेनर के साथ, तो यहां पे जो मेरा फ्लूइड है दैट इज नॉन स्टैटिक। अब यहां पे मेरा फ्लूइड जो है वो नॉन स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि कंटेनर का v वेलोसिटी है और कंटेनर में मेरा फ्लूइड है, तो फ्लूइड भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस केस में अब यहां पे मेरा फ्लूइड कैसा डिफाइन हो रहा है? नॉन स्टैटिक फ्लूइड डिफाइन हो रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब यहां पे भी मेरा पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। तो क्यों वैलिड होगा? क्योंकि यहां पे अब मेरा जो ये बात कर रहे थे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? जीरो है। यहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है। तो हम कैसे समझें, हम कैसे बोलेंगे कि यहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है? तो इसके लिए हम दो पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, आप जैसे समझें। एक तो हम थियोरेटिकली जो फ्लूइड का डिफिनीशन होता है हम वहां से समझ सकते हैं, पहला। दूसरा, एक जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेशंस डिफाइन करते हैं वहां से भी हम समझ सकते हैं। तो डिफिनीशन से अगर हम समझने की बात करें तो डिफिनीशन से हम लोग कैसे समझते हैं? तो हम बोलते हैं कि फ्लूइड मेरा डिफाइंड फ्लूइड का डिफिनीशन क्या होता है? तो अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस। डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस। तो मेरा बॉडी, कहने का मतलब उसका सिंपल लैंग्वेज हम उल्टा करके बोले तो हम ये बोले कि मेरा फ्लूइड अगर डिफॉर्म होता है मींस वहां पे शियर स्ट्रेस है। फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन यही बोलता है ना कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस। क्लियर है? मतलब कि शियर स्ट्रेस
और हम ये भी बात करते हैं वहीं पे साथ में कि मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है कि शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना एक्ट कर रहा है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट भी एक्ट करता है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है कि वो डिफॉर्म हो जाता है। क्लियर है? मतलब कि शियर स्ट्रेस लगा तो मेरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अगर हम उल्टा करके बात करें तो कि अगर मेरा फ्लूइड डिफॉर्म तभी होगा, मेरा फ्लूइड ऑफ बॉडी डिफॉर्म तभी होगा जब उस पे क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि यहां पे क्या मेरा फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है, मेरा फ्लूइड मूव कर रहा है, लेकिन ये जो फ्लूइड बॉडी है, जो मेरा फ्लूइड बॉडी है, ये आपका डिफॉर्म नहीं हो रहा है, ये जैसे है वैसे ही मूव कर रहा है। तो फ्लूइड बॉडी यहां पे डिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसके मतलब क्या, यहां पे शियर स्ट्रेस जीरो है, शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर शियर स्ट्रेस एक्ट करता तो बॉडी तो डिफॉर्म हो जाता ना फ्लूइड, लेकिन फ्लूइड डिफॉर्म नहीं हो रहा है, हाँ मूव कर रहा है, नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट में तो है नहीं। बात समझ में आ रही है? रेस्ट में तो पहला कंडीशन हम लिए हैं, अभी तो मेरा क्या है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंटेनर, तो मेरा फ्लूइड भी, जो फ्लूइड बॉडी है वो भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्लूइड है वो नॉन स्टैटिक है, रेस्ट में नहीं है। लेकिन हम बात करें कि क्या फ्लूइड बॉडी मेरा डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं, फ्लूइड डिफॉर्म नहीं हो रहा है, फ्लूइड बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा है। और अगर डिफॉर्म नहीं हो रहा है मतलब शियर स्ट्रेस कितना है, जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर शियर स्ट्रेस लगता तो बॉडी डिफॉर्म हो जाता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, जीरो है। और चूंकि मेरा मूव तो कर रहा है फ्लूइड, लेकिन शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे, इट इज आल्सो वैलिड फॉर नॉन स्टैटिक फ्लूइड व्हिच हैव जीरो शियर स्ट्रेस, है ना, कि नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी पास्कल्स लॉ वैलिड होगा जब शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, जीरो है, और फ्लूइड नॉन स्टैटिक है तो भी हम यहाँ पास्कल्स लॉ को वैलिड कर सकते हैं। पहला हम क्या बोले थे कि शियर स्ट्रेस जीरो है, इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो डिफिनेशन से हम डिफाइन किए, दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर है ना? ये तो पहला पॉइंट हम डिफिनेशन से बात कर लिए। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, दूसरे तरह से हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे अगर हम बात करें कि डी यू का वैल्यू कितना, डी यू का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे निकालते हैं डी यू का? तो डी यू क्या होता है, तो दो एडजेसेंट लेयर के बीच, या फिर बोले कि दो लेयर जिस दोनों के बीच की हम बात करते हैं वो दोनों लेयर के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस होता है। तो सपोज दैट दिस इज आवर फर्स्ट लेयर एंड दिस इज आवर सेकेंड लेयर, दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, तो आपका ये सारे फ्लूइड का वेलोसिटी v है, जो कंटेनर का वेलोसिटी है, तो इसका भी वेलोसिटी v और इस लेयर का भी वेलोसिटी v। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों लेयर का वेलोसिटी क्या है, सेम है ना, जो कि आपका कंटेनर का वेलोसिटी है। क्लियर? तो अब जब दोनों लेयर का वेलोसिटी आपका सेम है तो इस दोनों लेयर के जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा दैट इज डी यू। तो यहाँ पे डी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम बात करेंगे तो v माइनस v, दोनों लेयर के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो डी यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपका डी यू का वैल्यू जीरो हुआ, तो आप यहां से डायरेक्ट बोल दो कि ये जीरो, तो जीरो बाय समथिंग जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे समथिंग तो जीरो। या फिर एक टर्म और डिफाइन करके बोल सकते हो कि ये डी यू अपॉन डी वाई मेरा क्या डिफाइन होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा, 3 पॉइंट पूछा जा सकता है। पहला कि डी यू वेलोसिटी डिफरेंस कितना होगा, जीरो। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, तो जीरो बाय समथिंग, ये तो आपका जीरो आया हुआ है ना, तो जीरो बाय समथिंग जीरो। तीसरा, अगर आपसे पूछे कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये डी यू अपॉन डी वाई जीरो है ना, आप ये जीरो पुट करेंगे तो म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो इस तरह से हम दोनों पॉइंट से आपको बता सकते हैं, दो तरह से हम आपको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू इस कंडीशन में, इस नॉन स्टैटिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आप बाय डिफिनेशन भी डिफाइन करें, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो रिलेशंस होता है उससे हम आपको डिफाइन करें। क्लियर है ना।
तो कहने का मतलब है कि हम जो सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर नॉन स्टैटिक के लिए। नॉन स्टैटिक के लिए भी मेरा पास्कल्स लॉ वैलिड होगा जब शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहां मेरा चूंकि एक फ्लूइड बॉडी जो है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो मेरा जो फ्लूइड है वो नॉन स्टैटिक है, लेकिन शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए यहां पे मेरा पास्कल्स लॉ वैलिड होगा। तो दिस इज आपका कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो पास्कल्स लॉ है वो सिर्फ स्टैटिक के लिए ही नहीं, नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए भी वैलिड होता है, लेकिन कब, जब वहां पे उस फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है, यस या नो? यस। आइए हम साथ में ही आपको एक एप्लीकेशंस का भी बात कर दें पास्कल्स लॉ का, कि पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ है, कहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है ना। तो आप देखे होंगे जनरली जो बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है हम लोग को, कि जब हम लोग जाते हैं वॉशिंग, जो हम लोग व्हीकल वॉशिंग करता है वहां पे जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मान लिया कि हमको कार को वॉशिंग करवाना है ना। जब कार या कोई भी जो हैवी व्हीकल है उसको हम लोग अगर वॉशिंग करवाने जाते हैं तो क्या करता है कि एक वहां पे देखते हैं कि लिफ्ट टाइप का लगा रहता है, एक हाइड्रोलिक मशीन होता है ना। तो उसके एक साइड पे वो आपको क्या करता है कि कार को रख देता है ना, और दूसरे साइड पे एक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, एक स्मॉल फोर्स लगाता है और आपका जो वहां पे जो वेट है जो आपका कार है वो क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, और उसके नीचे जाकर के लोग उसको क्या करता है, साफ कर देता है। क्लियर है ना। तो वहां पे जो एप्लीकेशन है दैट इज द पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन किस पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे करता है। वो हाइड्रोलिक मशीन ही होता है वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे पास्कल्स लॉ पे यूज करता है, और सेम कॉन्सेप्ट होता है कि एक फ्लूइड बॉडी होता है जो सेम अमाउंट से क्या करता है ना, एक कंट्रोल वॉल्यूम जो है फ्लूइड का वो मूव करता है। तो ये आपका फ्लूइड जो है नॉन स्टैटिक होता है, मूव करता है फ्लूइड, लेकिन उसके बीच का जो वेलोसिटी लेयर के जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है वो 0 होता है। मतलब फ्लूइड डिफॉर्म नहीं होता है, फ्लूइड सिर्फ एक वेलोसिटी से मूव करता है। क्लियर है ना। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग स्मॉल फोर्स लगाकर भी एक हैवी अमाउंट ऑफ व्हीकल को क्या कर लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। तो कैसे होता है उसको थोड़ा सा आप समझो, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। एक्चुअली होता क्या है समझिए, समझिए यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट कि कुछ इस तरह से मेरा जो है एक हाइड्रोलिक सिस्टम बना रहता है, ठीक है। ये सपोज दैट कि आपका कुछ इस तरह से, ये जो है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है ना, एक कुछ इस तरह से एक पाइप जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसमें आपका जो है आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जो है हम लोग प्लंजर बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक प्लंजर लगाए रहते हैं, क्या इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लंजर, ठीक है ना। और इसी प्लंजर पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स F1 एक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। और पैरेलली यहाँ पे जो है एक मशीन हम लोग एक पार्ट मशीन का होता है, दिस इज नोन एज रैम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो अपना जो कार होता है उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग कार को रख देते हैं और यहाँ पे हम F1 फोर्स लगाते हैं, ये स्मॉल फोर्स भी लगाते हैं, तो ये हैवी अमाउंट का जो वेट का जो मेरा कार होता है वो क्या कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ हम कैसे बोलते हैं कि पास्कल्स लॉ वैलिड हुआ, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि पास्कल्स लॉ वैलिड हुआ क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ऑल डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। और इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि Px इज इक्वल टू है ना, Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, है ना। तीनों डायरेक्शन में आपका प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। तो एक्चुअली होता क्या है समझिए, जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इसका कुछ एरिया डिफाइंड होता है A1, है ना, और फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा क्या मिल जाता है, तो प्रेशर P1। क्लियर है।
अब ये प्रेशर जो है फ्लूइड के द्वारा ट्रांसमिट होता है, ये फ्लूइड के द्वारा ट्रांसमिट होता है और ये यहाँ पे आकर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्ट करता है, दैट इज डिनोटेड बाय P2। हम P2 से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन पास्कल्स लॉ के थ्रू क्या होगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड, दोनों का जो वैल्यू होगा P1 और P2 वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यही तो बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इस सारे डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर का इंटेंसिटी क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो आपका प्रेशर लगा दैट इज P2, इसका भी कुछ एरिया अपना होगा A2, है ना। और यहाँ पे जो आपका रखे हैं सपोज दैट इसका कुछ वेट है, समझ जाइए कि ये क्या है, सपोज दैट कि F2 है आपका, ठीक है ना। F2 अगर हम फोर्स बोले या वेट बोले दोनों तो सेम ही होता है, क्योंकि दोनों का आपका जो यूनिट होगा न्यूटन से ही हम बात करते हैं। तो हम फोर्स बोले या वेट बोले दोनों क्या है, सेम चीज है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जो यहाँ पे हम लोग का A2 होता है दैट इज ग्रेटर देन A1। हमेशा जो रैम का एरिया हम लोग लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज ऑलवेज क्या होता है, तो प्लंजर का जो एरिया होता है उससे ज्यादा होता है, तभी हम लोग को ज्यादा यहाँ पे फोर्स मिलेगा, अदरवाइज फोर्स ज्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पास्कल्स लॉ के थ्रू, बाई पास्कल्स लॉ हम लोग क्या बोलते हैं, बाई पास्कल्स लॉ कि प्रेशर इंटेंसिटी P1 इज इक्वल टू कितना होगा, P2 होगा। क्लियर है? अब P1 इज इक्वल टू P2 होगा, तो P1 तो मेरा किस तरह से लिख सकते हैं, P1 को वैल्यू, तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स F1 एरिया A1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 अपॉन A1 दैट इज इक्वल टू P2 कितना होगा, P2 दैट इज F2 अपॉन A2, तो दैट इज F2 अपॉन A2। क्लियर है? यस या नो? यस। अब यहां से हम F2 निकाल लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि F2 का वैल्यू ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें F2 का, F2 कितना हो जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू दैट इज A2 बाई A1 और इंटू कितना, F1 इंटू कितना, F1, ठीक है ना। हम आपको पहले ही बात कर लिए हैं कि आपका जो A2 है दैट इज ग्रेटर देन A1, तो अगर हम बात करें आपसे कि A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है ना, A2 इज ग्रेटर देन A1, है ना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे जब A2 इज ग्रेटर देन A1 हो गया, मींस ए जो वैल्यू आएगा दैट इज मोर देन 1, ठीक है ना। और मोर देन 1 जब आएगा तो F2 ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन F1 होगा, ठीक है। तो चूंकि A2 इज ग्रेटर देन A1, सो दैट हम बोल सकते हैं कि F2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1, ठीक है। अब हमको कितना ज्यादा फोर्स चाहिए, F1 के रिस्पेक्ट में F2 कितना ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि अगर A2 और A1 का रेशियो जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा डिफाइंड होगा। क्लियर है ना? तो यहां से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो एप्लीकेशन करते हैं पास्कल्स लॉ का, है ना, कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्ट करके एक हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग डेवलप कर लेते हैं, मतलब कार को लिफ्ट कर लेते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है वो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। तो हम आपको दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए, है ना, कि ये नॉन स्टैटिक के लिए कैसे डिफाइन होता है, कहां पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है वो भी हम आपको डिफाइन कर दिए, और दूसरा कि इसका एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो किस तरह से करते हैं। तो F2 इज ग्रेटर देन F1 आता है, हम कम फोर्स लगाकर ज्यादा वेट को लिफ्ट कर लेते हैं बाय द पास्कल्स लॉ। क्लियर है ना? तो ये एक बेसिक पॉइंट था, है ना, जनरली बहुत बेसिक है, लेकिन चीजों को क्या है ना कि हमेशा कंफ्यूजन रहता है। पहला पॉइंट लोग जानते हैं, सेकेंड वाले पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हाँ डिफिनेशन क्या करते हैं, कहीं लिखा हुआ है बुक में तो डिफिनेशन रट भी लेते हैं कि चलो नॉन स्टैटिक के लिए भी डिफाइन होता है जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो है, लेकिन कहां पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा और कैसे होगा ये अभी हम आपको समझाएं डायग्राम से। दैट इज मोर इंपोर्टेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे देखें अभी कि कैसे शियर स्ट्रेस जो है नॉन स्टैटिक फ्लूइड के लिए जीरो होता है। क्लियर है ना? तो ये आपका एक बेसिक पॉइंट था पास्कल्स लॉ का, जो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज में आपको डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से हम लोग और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चीजें होता है कि चीजें बहुत बेसिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जहां पे कंफ्यूजन होता है उसको हम लोग लाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीरीज में आपको बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।